स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है बायो बाय आदित्य। मैं आदित्य विक्रम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का हमारा जो वीडियो है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब तक की हम लोग की प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सेल वॉल और सेल वॉल के ऊपरी के स्ट्रक्चर्स की बात कर ली थी, यानी कि यह हमारी बैक्टीरियल सेल है, यह हमारी सेल वॉल है। तो सेल वॉल और उसके ऊपर के स्ट्रक्चर्स की हम लोगों ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोगों को किसकी बात करनी है, सेल वॉल के अंदर की तरफ पाए जाने वाले सभी स्ट्रक्चर्स की। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि आज हम लोगों को किन किन चीज़ों की स्टडी करनी है, जैसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। इसकी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया था, सेल वॉल की बात कर ली थी, फिम्ब्री की बात कर ली थी, पिलाई की बात कर ली थी एंड कैप्सूल की और फ्लैजेला की बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग को ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और जैसे ही हम लोग ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे हम लोग का स्ट्रक्चर्स ऑफ यूबैक्टीरिया कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो देखते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक से देखिएगा। पहले ये हम लोग देख लेते हैं ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया कहाँ जाता है। तो ये आप लोग सेल वॉल देख रहे हैं, ये कैप्सूल है, कैप्सूल के बाद ये लेयर सेल वॉल और सेल वॉल के बीच में क्या देख रहे हैं आप लोग, एक स्पेस देख रहे हैं ना, ये स्पेस, और ये देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है। दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच में ये वाला जहाँ पे मैं मार्कर लगा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोल देते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ बैक्टीरियल सेल में डाइजेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में डाइजेशन होता है तथा यह यूकैरियोटिक कोशिका के लाइसोजाइम सेल ऑर्गेनेली के एनालॉगस है। इट मींस जैसे यूकैरियोटिक एनिमल सेल में जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, लाइसोजाइम में होता है, और यहाँ पर जो डाइजेशन यानी बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोट में जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में। इसी वजह से पेरिप्लाज्मिक स्पेस को यूकैरियोटिक सेल की लाइसोजाइम के क्या बोला गया है, एनालॉगस या फिर समरूप या फिर समान बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस में 60% प्रोटीन, 30% लिपिड एंड 10% कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको ये मालूम होगा कि जब डाइजेशन होता है तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, डाइजेशन के दौरान क्या जब मतलब डाइजेशन होता है तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्या, जैसे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे क्या है, 60% प्रोटीन है, 30% लिपिड है एंड 10% कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर है, ये हम लोग की सेल वॉल, दिस इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और ये क्या हम लोग की सेल मेम्ब्रेन है। तो ये आपको सेल मेम्ब्रेन का आपको जगह समझ में आई। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है, जो यू बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सेम यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल उसी तरह होता है, एकदम स्ट्रक्चर सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। बिल्कुल जैसे वहाँ पे लिपोप्रोटीन की बनी है वैसे ही यहाँ पर भी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। जैसे देख लीजिए, सेम एज यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन, ठीक है, सेम एज यूकैरियोट्स। तो सेम एज यूकैरियोट्स मतलब यहाँ यूकैरियोट्स में किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पर भी किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन इक्वल्स टू लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पर भी किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की, और यूकैरियोट्स में भी किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि सेल के बाहर या फिर सेल के बाहर से कोई चीज़ आ रही है, सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर जा रही है, उसको कंट्रोल करना या फिर उसको आने जाने का पूरा जो कंट्रोलेशन जो होता है वो कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, सेलेक्ट करती है कौन चीज़ अंदर आएगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। ये चीज़ सिलेक्शन किसके ऊपर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। बिल्कुल वही वर्क जैसा यूकैरियोट्स में, बिल्कुल वही वर्क यहाँ पर यूबैक्टीरिया के अंदर है। नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक लिक्विड हम लोग भरा हुआ देख रहे हैं, ये लिक्विड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। पहले हम लोग साइटोप्लाज्म का मतलब समझ लेते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिक्विड, यानी कि सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड। तो इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा इस कॉम्पोजिशन में लिख रखी है 80% वाटर, प्रोटीन, एमिनो एसिड, एंजाइम्स,
न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड मतलब कि हम लोगों के न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए एंड आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ, यानी यहाँ पर क्लियर हुआ 80% वाटर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हम लोगों को सल्फर और आयरन भी देखने को मिलता है, सल्फर और आयरन भी देखने को मिलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोगों का क्या, न्यूक्लियोइड। ये क्या है, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। तो ये हम लोग को न्यूक्लियोइड ये चीज़ दिख रही है। असल में न्यूक्लियोइड है क्या, तो जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस या फिर केंद्रक है वो तो कंप्लीट है नहीं, या फिर हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर इंसिपिएंट टाइप का है, फॉल्स टाइप का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जब हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियस के बाद क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना ही न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पर क्या होता है, और अच्छा न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, हम लोग का जेनेटिकल मटेरियल होता है, डीएनए एंड आरएनए, सॉरी डीएनए होता है। तो जो यहाँ पर है, जब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, तो डीएनए कहाँ पे पड़ा होगा, बाहर की तरफ पड़ा होगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फिर नेक्स्ट पे आते हैं। न्यूक्लियोइड, फॉल्स क्रोमोसोम बिकम्स कॉइल्ड एंड मेक्स क्रोमोसोम फिल्ड। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, वो भी कैसा होता है, फॉल्स होता है। अच्छा अब ये फॉल्स क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्रोमोसोम इक्वल्स टू क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में डीएनए तो है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। डीएनए तो है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के बना हुआ है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फॉल्स क्रोमोसोम कह देते हैं। क्यों फॉल्स क्रोमोसोम कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसमें केवल डीएनए पाया जा रहा है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जा रही है। अच्छा क्रोमोसोम कितने हैं, एक है। तो फॉल्स क्रोमोसोम बिकम क्वाइल्ड, तो क्या होता है कि जो सिंगल क्रोमोसोम है वो क्या कर जाता है, आपस में जो अपने आप में उसकी संरचना क्या हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाती है। तो क्वाइल्ड हो जाने पर क्या बना देता है, क्रोमोसोम फील्ड बना देता है। यानी कि इतने मान लीजिए ये क्रोमोसोम यहाँ पर था और यहीं पे इसने क्या किया, क्वाइल्ड हो गया, और क्वाइल्ड होकर इसने क्या बना लिया, क्रोमोसोम फील्ड बना लिया। और इसी क्रोमोसोम फील्ड को हम लोग क्या कहने लगते हैं, न्यूक्लियोइड कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, न्यूक्लियोइड कहने लगते हैं। इट इज अ रिंग लाइक फील्ड। यहाँ पे ये क्या है, रिंग लाइक फील्ड है। ठीक, अच्छा एक चीज और कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस तो इंसिपिएंट टाइप का है या मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना ही न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पे डीएनए कहाँ पे पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। और डीएनए कभी भी ऐसे नहीं पड़ा होता है, डीएनए किसके अंदर पैक रहता है, यानी कि अगर किसी सेल के अंदर पाया जा रहा है तो डीएनए हमेशा किसके अंदर पैक रहता है, क्रोमोसोम के अंदर। मतलब कहने का मेरा ये है कि जैसे डीएनए है, अगर सेल के अंदर डीएनए, लिविंग के अंदर डीएनए, मैं वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिविंग सेल के अंदर बात कर रहा हूँ, तो डीएनए जो होगा वो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा, ऐसे करके, ऐसे पैक रहता है। तो यहाँ पर जो डीएनए है वो क्या है, क्रोमोसोम के अंदर पैक रहता है। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए पैक है बैक्टीरियल सेल में वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के पैक है, यानी कि केवल डीएनए है। अच्छा डीएनए कैसा है, तो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द्विरज्जुकीय डीएनए है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन है नहीं तो डीएनए भी कैसा हो जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है। कैसा होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ये आपको समझ में आया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको प्लाज्मिड, राइबोसोम, मेसोसोम और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बताकर ये आज जो टॉपिक जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये आज समाप्त करते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी स्लाइड में हम लोगों ने क्या कहा था कि जो डीएनए है वो कैसा यहाँ पर है, डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है, डबल स्टैंडर्ड। ठीक, डबल स्टैंडर्ड का मतलब है द्विरज्जुकीय। यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे हम लोग अपने ह्यूमन या फिर यूकैरियोटिक डीएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कैसा दिखता है, हम लोग को ऐसा दिखता है। तो ये हम लोग का एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है।
तो यहाँ पर भी कैसा स्टैंड होता है, डबल स्टैंड होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के अंदर कैसा होता है, ऐसा होता है ना। अच्छा, एक चीज और कि जब डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हो, यानी कि जब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन ना पाई जाती हो, जब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन ना पाई जाती हो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हो, तो उसे पॉलीएमीन्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पॉलीएमीन्स कहते हैं। नहीं, ऐसा डीएनए क्या कहलाएगा, पॉलीएमीन कहलाएगा। ये चीज क्लियर हुई। जब डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हो तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग, पॉलीएमीन्स कह देते हैं। और डीएनए यहाँ पे कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि द्विरज्जुकीय है, लेकिन कैसा है, गोल है। ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, क्रोमोसोम कितना है, एक है, और क्रोमोसोम कैसा है, फॉल्स क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कैसा है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, क्रोमोसोम एक है तथा असत्य या फॉल्स टाइप है। कैसा है, असत्य या फॉल्स है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्रोमोसोम बैक्टीरिया में किससे मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन, या फिर कह सकते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ही मिलकर बना होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ही बना होता है। नॉन यानी हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे नहीं पाई जाती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ही बना होता है। तो ये हो गया क्रोमोसोम। अच्छा, यही क्रोमोसोम क्या होता है, जब ये नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन, ये यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मिलकर बना है, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे है नहीं, तो ये क्रोमोसोम क्या होता है कि ये क्या हो जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर या फिर कॉइल्ड हो जाता है ना। कॉइल्ड हो जाएगा तो फिर यही कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या बना देगा, न्यूक्लियोइड बना देगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो जेनेटिकल मटेरियल है वो तो डीएनए के फॉर्म में होगा, लेकिन आरएनए भी यहीं पर पड़े होते हैं। ठीक है, आरएनए भी कहाँ पे पड़े होंगे, इसी साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे। और आरएनए यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं, आरएनए, ठीक है, तो आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होगा वो हमारा कितने टाइप का होगा, यहाँ पे 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। एक होगा हम लोग का mRNA, देन tRNA एंड देन rRNA। M बोले तो मैसेंजर आरएनए, T बोले तो ट्रांसफर्स आरएनए, और R बोले तो राइबोसोमल आरएनए। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का इसके बारे में, यानी न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोइड के बारे में। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्लाज्मिड। क्या आता है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक्चुअली है क्या, इसको आप नोट कर लें। तो प्लाज्मिड एक्चुअली में एक और डीएनए है। प्लाज्मिड एक्चुअली में क्या है, एक और डीएनए है। ठीक है, जो कि क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ओनली फाउंड इन यूबैक्टीरिया, ओनली फाउंड इन यूबैक्टीरिया। यह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या कह सकते हैं, अधिक गुणसूत्रीय है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अधिक ही कहेंगे ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए है ना। अच्छा, आपको ये चीज़ मालूम होगी कि हम लोग नाइन्थ में, जब हम लोग नाइन्थ और टेंथ में पढ़ते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि जो डीएनए है इसके ऊपर हमारे जीन्स प्रेजेंट होती है। तो जब हमारे पेरेंट्स से जब हम बनते हैं तो हमारे पेरेंट्स के मैसेज हमारे अंदर आते हैं, और वो किसके थ्रू आते हैं, यही हमारे क्रोमोसोम और डीएनए के थ्रू आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जरूर है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की जीन्स नहीं पाई जा रही है। याद रखिएगा, यहाँ पे किसी तरह की जीन्स नहीं पाई जाती, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जीन्स नहीं, डीएनए पर किसी भी तरह की कोई जीन्स नहीं पाई जाएंगी। ओके, क्लियर। तो यह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि वलय रूप या फिर वलय या रिंग रूप में
पाया जाता है, फाउंड इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है, इसका यूज़ या फिर कह सकते हैं इसका जो यूज़ होता है वो होता है हम लोग की बायोटेक्नोलॉजी में। कहाँ पे होता है? बायोटेक्नोलॉजी। जब 12th में आपको मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर उस चैप्टर में इसी प्लाज्मिड का ही यूज़ हम लोग करेंगे। किस बनाने में? एक हम लोग फॉरेन, एक हम लोग क्या करें हाइब्रिड डीएनए बनाने में इसका यूज़ करेंगे। अच्छा, यूज़ किस में होता है? बायोटेक्नोलॉजी में। डिस्कवरी किसने किया था? तो डिस्कवर जो इसका किया था वो लजरबर्ग ने किया था। किसने किया था? लजरबर्ग ने किया था। इसकी डिस्कवरी लजरबर्ग ने किया था। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है? क्वालिटी। तो क्वालिटी इसकी ये होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि इसमें रेप्लिकेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, या इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, ये चीज़ क्लियर हुई? तो आपको मैंने क्या क्या बताया अभी? इसके पहले जो मैंने अभी रफ किया था उसमें क्या मैंने बताया था आपको? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बताया। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा है यहाँ पर ये बताया। क्रोमोसोम कैसा है आपको मैंने ये बताया। और मैंने आपको क्या बताया? प्लाज्मिड में फिर से देख लीजिए, यह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि वलय या रिंग रूप में पाया जाता है। यूज़ इसका कहाँ पे होता है? बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज़ होता है, यानी कि हम लोग जो मतलब ह्यूमन जो इसका यूज़ करता है वो कहाँ पे होता है? बायोटेक्नोलॉजी में। बैक्टीरिया अपना कहीं पे करें, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, खास बात मैंने इसकी क्या बताई थी कि ये भले ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है लेकिन इस पर किसी भी तरह के जीन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक। डिस्कवर किसने किया था? लजरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने किया था। क्वालिटी क्या होती है? इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता अत्यधिक होती है, यानी कि ये खुद ही को क्या कर सकता है, मुझे रेप्लिकेशन की हिंदी अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन ये अपने आप को एक तरीके से कह सकते हैं गुणित करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम लोग राइबोसोम पर। किस पे आते हैं? राइबोसोम पर। तो आप इसको नोट कर लें फटाक से। अब आते हैं राइबोसोम। तो यहाँ मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में ही कि जो राइबोसोम है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते, यानी कि ऐसे कोई भी कोशिकांग नहीं मिलेंगे जिसके ऊपर किसी भी तरह की कवरिंग हो, है ना। ऐसे कोई भी कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे, किसी भी तरह के कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेंगे जिन पे किसी भी तरह के क्या हो? कवरिंग हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। ठीक, ये सब क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। इसी वजह से क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग होती है, तो वो भी क्या है? एक तरह का कोशिकांग ही हुआ वो, तो इसी वजह से वो भी क्या है? अब्सेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा सब यहाँ पे क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि साइटोप्लाज्म, मैं लिख दे रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म में सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ओके। अच्छा, राइबोसोम भी अपने आप में क्या है? एक कोशिकांग है। राइबोसोम क्या है? एक कोशिकांग है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की कोई की कवरिंग नहीं पाई जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाते हैं? राइबोसोम पर। क्या आ जाते हैं? राइबोसोम। ठीक है। अच्छा, राइबोसोम यहाँ पर क्या है? किस टाइप के हैं? तो मैंने आपको याद रखने को बोला था 70S टाइप के हैं। कैसे हैं? 70S टाइप के हैं। अच्छा, 70S यहाँ पे S क्या है? स्वेडबर्ग्स है, यानी कि S क्या है? स्वेडबर्ग्स है। और ये 70 जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है।
कौन सा 30s एंड 50s। आप इसको जोड़िएगा नहीं, यहाँ पे ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है, क्योंकि अगर आप राइबोसोम को अगर आप देखते हैं तो आपको ये कुछ ऐसा दिखता है। ये हम लोग की 50s सब यूनिट होगी और ये हमारी क्या होगी 30s सब यूनिट होगी। इस तरीके से हम लोग को राइबोसोम दिखते हैं। तो आगे समझ में राइबोसोम कैसे हैं, 70s टाइप के हैं, 70s टाइप के हैं। 70s टाइप कितने सब टाइप से मिलकर बना हुआ है, 30s एंड 50s। 30s क्या है, हम लोग की स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर क्या है हमारी 50s हमारी क्या है, लार्जर सब यूनिट है। इज इट क्लियर? नो। अब आते हैं मीजोजोम पर, वेरी इंपॉर्टेंट मीजोजोम। तो मीजोजोम आखिर है क्या? तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अच्छा, राइबोसोम का एक बार मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये जितने मैंने छोटे छोटे डॉट्स बना के रखे हैं, छोटे छोटे, बड़े डॉट्स पर मत जाइएगा, छोटे छोटे डॉट्स देखिएगा। ये जो छोटे डॉट्स हैं ये हम लोग के क्या है, राइबोसोम्स हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग के क्या है, मीजोसोम्स। मीजोसोम्स तो मीजोसोम है क्या? एक्चुअली में होता क्या है कि मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बना होता है। मीजोसोम जो होता है, ये देखिए, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये क्या है, मीजोसोम है। क्या है? मीजोसोम। तो मीजोसोम एक्चुअली में है क्या? सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ क्या कर जाती है, बाउंड या फिर फोल्ड हो जाती है। अब यह संरचना क्या कहलाती है? यह स्ट्रक्चर अब क्या कहलाएगा, मीजोसोम कहलाएगा। वेरी गुड, मीजोसोम क्या कहलाएगा, मीजोसोम कहलाएगा। अच्छा, मीजोसोम जो कहलाएगा, तो अब ये मीजोसोम कहलाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन क्या आएगा कि ये मीजोसोम आखिर यहाँ पे करता क्या है? तो मीजोसोम का वर्क क्या, यहाँ पर क्या होता है कि जो मीजोसोम है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। आपको याद होगा, आपको मालूम होगा, सॉरी याद नहीं होगा, मालूम होगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है तो वो क्या करता है, सांस लेता ही लेता है। ऑल लिविंग कैरेक्टर्स जो उसके अंदर होते हैं वो करेगा, यानी वो सांस भी लेगा। तो सांस, जैसे हम लोग के अंदर क्या करते, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो हम लोग के अंदर की सेल के अंदर भी क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। तो इनके अंदर भी क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस चलेंगे। और ये केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे चलेंगे, ये चलेंगे मीजोसोम में। और ये क्यों चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। साथ में एक वर्क, अच्छा, इस वजह से इस कारण मीजोसोम को यूकैरियोटिक कोशिका के यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अनुरूप, क्या है, अनुरूप माना गया है। किसके अनुरूप माना गया है? यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अनुरूप माना गया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है। और यहाँ पर भी क्या कर रहा है, यहाँ पर भी सेलुलर रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, मीजोसोम के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जा रहे हैं। ओके, साथ में इसका एक और वर्क होता है। एक वर्क और क्या होता है कि ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन ये क्या करता है, क्रॉस ट्यूब बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है ना। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन it helps to make cross tube. ओके, ये इसका दूसरा वर्क है।
तो ये आपको मेसोसोम समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ मेसोसोम की स्थिति क्या है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ अंदर क्या हो जाती है, थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है। ये फोल्डिंग आपको दिख रही है, इस फोल्डिंग को हम लोग क्या कहने लगते हैं, मेसोसोम कहने लगते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस कारण मेसोसोम को यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अनुरूप माना गया। इट इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका दूसरा वर्ग क्या है, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इट हेल्प्स टू मेक क्रॉस ट्यूब। क्लियर। अब ये क्या क्रॉस ट्यूब और कॉन्जुगेशन क्या है, जब हम लोग रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग का नेक्स्ट है लास्ट, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज इज ऑल्सो नॉन एज स्टोरेज बॉडीज। आपको मालूम होगा कि अगर बैक्टीरिया खाना खाएगा तो खाना को स्टोर भी करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसको हम हर समय उसको खाना मिल ही जाए, तो क्या करेगा, खाना स्टोर भी तो करेगा ना। तो खाना स्टोर कहाँ पे करता है, ये हमारी इंक्लूजन बॉडीज में। आपको यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने कुछ डार्क तरह के स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं ये, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज को मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो साइटोप्लाज्म में मैंने आपको कुछ बड़े बड़े डॉट्स दिख रहे होंगे, ये 3 यहाँ और 2 यहाँ पर, तो ये क्या है, इंक्लूजन बॉडीज हैं। इंक्लूजन बॉडीज का काम क्या होता है, तो ये फूड को क्या करती है, स्टोर करती हैं। क्या करती है, फूड को स्टोर करती हैं। जैसे कि हम लोग हर पूरे खाने को क्यों होता है ये स्टोरेज, पहले ये समझ लीजिए कि जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया को हर समय खाना मिल ही जाए, हर समय उसको फूड प्रोवाइड हो ही जाए। तो अगर जिस समय उसको फूड प्रोवाइड नहीं होगा, वो क्या कर लेगा, ये फूड को क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती है क्या करती हैं, भोजन संग्रहित करती हैं। क्या करती हैं, भोजन संग्रहित, भोजन संग्रहण। अच्छा, ये जो भोजन संग्रहण होता है ये 2 रूप में होता है, यानी कि इंक्लूजन बॉडीज के अंदर 2 यानी इंक्लूजन बॉडीज 2 फॉर्म में पाई जाती हैं। एक तो होता है हम लोग का ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, और दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। कौन सा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। तो जो इंक्लूजन बॉडीज होती है वो 2 ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में पाई जाती है। पहला होता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के अंदर हम लोग का क्या स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट। बैक्टीरिया के क्या स्टोर होगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा, स्टोर होगा। और फॉस्फेट के अंदर क्या होगा, फॉस्फेट क्या स्टोर होगा, फॉस्फेट स्टोर होगा। अच्छा, इसको एक और याद रखिएगा, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स को हम लोग वॉल्यूटिन क्या बोलते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। अगर आपको नहीं याद आता है वॉल्यूटिन तो आप फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स याद रख सकते हैं, लेकिन जब इसका रियल नाम क्या है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने यू बैक्टीरिया के सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यानी यू बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है यह हम लोगों ने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग और भी बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के और भी कैरेक्टर्स जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और उसके हम लोग और भी एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बायो बाय आदित्य, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में ईजिली हो। तब तक के लिए थैंक यू।